गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आप पहला चैप्टर स्टार्ट करांगे जिसका नाम है इंडक्शन मशीन्स या इंडक्शन मोटर्स, जिसमें आप एसिंक्रोनस मोटर्स भी कह देंगे। तो इसे अपने बेसिकली स्टार्ट करते हैं आप बेसिक फीचर्स के नाल, जो कि इंडक्शन मोटर्स के नॉर्मली किहड़े होंदे ने वो क्या हैं। इट कैन बी वन ऑफ द चीपेस्ट मोटर्स। It requires less maintenance, simple in designs, gives reliable operation, efficiency is very high, easy to control। तो आप जीरो तो लैके फुल लोड तक भी रन कर सकते हैं कॉन्सटेंट स्पीड के विच। सो बेसिकली मोस्टली एट द प्लेसिस इंडक्शन मशीन्स आर मोटर्स आर बेसिकली यूज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। जो आप आगे चलिए फर्दर क्लासीफिकेशन करें इंडक्शन मोटर्स की, तो बेसिकली आप दो कैटेगरीज डिवाइड कर सकते हैं। तो एक तो है जिस क्लासीफिकेशन जी करिए आप रोटर्स के बेस से, जिसका आप कह सकते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, तो दूसरा है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। जो आप इसे क्लासीफिकेशन करें फेसिस के बेस से, नंबर ऑफ फेसिस से, तो इससे फर्स्ट है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, दूसरा है 3 फेस इंडक्शन मोटर। बेसिकली जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर्स होंगे वो बेसिकली अपने हाउसिस के डोमैस्टिक अप्लाइंसिस के यूज़ होंगे। तो बाकी 3 फेस इंडक्शन मोटर्स वो बेसाल इंडस्ट्री के ज़्यादातर यूज़ होंगे। तो अपने हूँ कंस्ट्रक्शन की गल करते हैं। कंस्ट्रक्शन बेसिकली मोटर की मेनली 3 पार्ट इंक्लूड करते हैं आप। रोटर्स पहला है रोटर, दूसरा है स्टेटर, तीसरा है एनक्लोजर या इसमें फ्रेम कहते हैं। बेसिकली पहला है स्टेशनरी स्टेटर। स्टेशनरी स्टेटर मीनस जोड़ा पार्ट मूव नहीं करता, जोड़ा पार्ट स्टेशनरी है। तो आप की है की चीज़ है स्टेशनरी स्टेटर। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टील फ्रेम दैट सपोर्ट्स अ हॉलो सिलेंड्रिकल कोर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्टैक्ड लैमीनेशन। ये नंबर ऑफ हैविंग अ नंबर ऑफ इवनली स्पेस्ड स्लॉट्स। ये स्टेटर में स्लॉट्स बने होंगे हैं, जो स्लॉट्स के आप स्टेटर वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं। आप जी स्टेटर वाइंडिंग है वो थ्रू आप फील्ड वाइंडिंग अप्लाई करते हैं अपने प्रोसैस के अगे फॉरवर्ड करने वास्ते। तो दूसरा पार्ट इसका है रोटर, जोड़ा कि रिवॉल्विंग पार्ट भी है। रोटर मीनस जोड़ा पार्ट होंगे बेसिकली जोड़ा रोटर है कंसिस्ट ऑफ की होंगे स्टैक टू क्रिएट अ सीरीज ऑफ रोटर स्लॉट्स प्रोवाइड स्पेस फॉर रोटर वाइंडिंग। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ रोटर वाइंडिंग होंगी। कन्वेंशनल 3 फेस वाइंडिंग मेड अप ऑफ इंसुलेटेड वायर सिमिलर टू वाइंडिंग ऑन द स्टेटर। एल्यूमीनियम बस बार शॉर्टेड टुगैदर एट दी एंड। ये आप एंड पर आप जी रोटर वाइंडिंग होंगी उन्होंने शॉर्ट करके रखते हैं ताकि जो आप बाद इसका करंट फ्लो पास की फॉर्मिंग द स्क्विरल केज शेप। तो बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन है इस रोटर की ये है 2 टाइप की, स्क्विरल केज टाइप रोटर, तो दूसरा है बाउंड रोटर टाइप। स्क्विरल केज टाइप रोटर है इट कंसिस्ट ऑफ इज कंपोज ऑफ कॉपर बार्स एम्बेडेड इन अ रोटर स्लॉट्स शॉर्टेड एट द बोथ एंड बाय एंड रिंग्स। सिंपल, लो कॉस्ट, रोबस्ट एंड लो मेंटेनेंस। बेसिकली जोड़े स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है बेसिकली आप 90% इंडक्शन मोटर्स स्क्विरल केज रोटर वगैरह टाइप ही यूज़ करते हैं। ये है कि और की खासियत की है एट द ईच एंड ऑफ द रोटर कंडक्टर्स आर ऑल शॉर्ट सर्किटेड बाय कॉन्टीन्यूस एंड ऑफ एंड रिंग्स सिमिलर टू। ठीक है, तो अपनी इसकी मेनटेनेंस भी घट होंगी है, लो कॉस्ट भी है, सिंपल कंस्ट्रक्शन भी सिंपल होंगी। तो दूसरा है अपना बाउंड रोटर टाइप। जो बाउंड रोटर टाइप है इसकी खासियत की है, ये बाउंड रोटर टाइप की है ये कनैक्टेड टू द एक्सटर्नल सर्किट। अब ये आप एक्सटर्नल रजिस्टेंस भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये कि थ्रू कनैक्टेड होंगे स्लिप रिंग्स के ब्रशेज के थ्रू कनैक्टेड होंगे। इसकी स्पीड में कंट्रोल करना सौखा होंगे। तो स्क्विरल केज टाइप रोटर को थोड़ी एक्सपेंसिव होंगी है। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन स्क्विरल केज टाइप जो स्क्विरल केज है वो। सो नाउ मूविंग फर्दर आप देखते हैं कि तो हम अगे अपना आंदा स्क्विरल केज से बाउंड रोटर मोटर टाइप की डायग्राम्स। तो जोड़े थोड़े अपने लैफ्ट हैंड साइड पे आ इन्होंने आप रोटर ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर।
रोटरॉन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, इस जो स्क्विरल केज है ये अपने कुछ ये सिंपल इकनॉमिकल ज़्यादा होंगे। तुम देख सकते हो कंडक्टर के स्क्रू टाइप जी लाइन कंडक्टर से इस वाइंडिंग होती है तो आप बेयरिंग रोटर शाफ्ट लगे है जी रोटर घूमता या शॉर्ट सर्किटिंग रिंग लगी हुई है जो आप अगे फर्दर लोड में कनैक्ट करते हैं। ठीक है, तो दूसरा है इसका अपना वाउंड रोटर टाइप मोटर। इस की लगे होंगे इस अपने स्लिप रिंग्स के ब्रशिज लगे होंगे जो कि अपने स्क्विरल केज इंडक्शन टाइप इंडक्शन मोटर टाइप के नहीं होंगे जो कि जो अपने स्लिप रिंग्स तो अपने ब्रशिज होंगे वाउंड रोटर टाइप मोटर के लगे हुए हैं। इस करके ज़्यादातर वैसे मोस्टली आप यूज़ करते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का। ठीक है जी, तो पॉलीफेज इंडक्शन मोटर receives electrical energy from one alternating voltage source. Therefore, it is also called a singly excited machine. Singly excited machine तो कहने का भाव है कि अपना सोर्स सिर्फ एक सोर्स तो अपनी एक्साइटेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, जबकि सिंक्रोनस मशीन और या डबली एक्साइटेड मोटर्स दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस। सिंक्रोनस बेसिस डबल एक्साइटेड होंगी तो इंडक्शन जी होंगी सिंगली एक्साइटेड होंगी। ठीक है, तो आप फर्दर नैक्सट चल रहे हैं। तो बेसिकली अपना प्रिंसीपल मेन प्रिंसीपल की ऑपरेशन इंडक्शन मशीन्स का मेन प्रिंसीपल है कि जिसके बेस पे काम करते हैं। तो आप सब तो पहले की करते हैं, देखो पहला वैन द थ्री फेज स्टेटर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू थ्री फेज वोल्टेज थ्री फेज करंट विल फ्लो इन द वाइंडिंग विच इज आल्सो इंड्यूस्ड इन द थ्री फेज flux in the stator. These flux will rotate at a speed called synchronous speed. And the flux is called as a rotating magnetic field. So basically कहने का मतलब कि अपना आप स्टेटर वाइंडिंग के थ्रू आप सप्लाई प्रोवाइड करते हैं थ्री फेस वोल्टेज सप्लाई। तो थ्री फेस वोल्टेज सप्लाई तो थ्री फेस करंट फ्लो करता है स्टेटर वाइंडिंग के जो कि जिसमें आप फील्ड वाइंडिंग भी कह रहे हैं। तो वो फील्ड वाइंडिंग दे करके अपना थ्री फेस फ्लक्स की होंगे जोड़ा इंड्यूस होंगे स्टेटर के हूँ जो अपना फ्लक्स है रोटेट करता वो सिंक्रोनस स्पीड के सिंक्रोनस स्पीड आप डिनोट करते हैं NS के नाल जोड़ा सिंक्रोनस जो स्पीड है वो NS है। तो फ्लक्स में आप कहने आप रोटेटिंग मैगनैटिक फील्ड भी फ्लैप कह रहे हैं फ्लक्स में। ठीक है, तो बेसिकली अपना जो सिंक्रोनस स्पीड है वो प्रोवाइडेड बाय फॉर्मूला NS = 120 F/P। तो हूँ इस जो P है वो की है नंबर ऑफ पोल्स तो F की है वो फ्रिक्वेंसी ऑफ सप्लाई जब जी कि आप सप्लाई प्रोवाइड की है वो फ्रिक्वेंसी की है। फॉर एग्जाम्पल अपने इंडिया के 50 हर्ट्ज सप्लाई चल रही है तो आप जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू लिखा वो 50 हर्ट्ज लिखेंगे। सो बेसिकली अपना स्टार्ट कितों होंगे ये काम सब तो पहला बेसिकली अपना फर्स्ट स्टैप इज this rotating magnetic field cuts the rotor winding and produces induced voltage in the rotor winding. So first of all आप करते कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो मेन फंक्शन है आप स्टेटर वाइंडिंग के थ्रू जो स्टेटर वाइंडिंग आप कहते हैं फील्ड वाइंडिंग वो आप वोल्टेज सप्लाई करते हैं वो वोल्टेज के थ्रू आप फ्लक्स प्रोड्यूस होती है वो फ्लक्स से प्रोड्यूस होने नाल वो फ्लक्स अपने जो रोटर के कंडक्टर होंगे रोटर आप आर्मेचर वाइंडिंग कह देंगे जी रोटर के स्लॉट्स के वाइंडिंग लगी आप आर्मेचर वाइंडिंग कहेंगे वो फ्लक्स जी रोटर वाइंडिंग्स कट करती है तो रोटर वाइंडिंग्स कट कर फ्लक्स रोटर वाइंडिंग कट करती है आप इंड्यूस वोल्टेज रोटर वाइंडिंग्स के डिवेल्प होगी। तो ये फैक्ट के करके जी रोटर हूँ जी अपनी रोटर वाइंडिंग फर्दर शॉर्ट सर्किटेड होंगे ने बहुत स्क्विरल केज ते वाउंड रोटर के जिस करके उसके जोड़ा इंड्यूस्ड करंट फ्लो करता रोटर वाइंडिंग तो जो रोटर करंट प्रोड्यूस करता फर्दर मैगनैटिक फील्ड। हूँ अपने को दो मैगनैटिक फील्ड हो गए एक तो मेन फील्ड हो गया तो दूसरा फील्ड प्रोड्यूस बाय रोटर करंट। ठीक है, हूँ जो दोनों के इंट्रैक्शन मैगनैटिक फील्ड के इंट्रैक्शन होने करके अपने मशीन के होंगे टॉर्क प्रोड्यूस होंगी जब दो मैगनैटिक फील्ड के इंट्रैक्शन होंगी तो टॉर्क प्रोड्यूस होने करके जो अपना रोटर है वो रोटेट कर लग जाता है। ठीक है जी, ये चीज़ है अपना बेसिक प्रिंसीपल ऑफ ऑपरेशन जोड़ा कि इंडक्शन मशीन का जिसका बेसिक फंक्शनिंग ऑफ है इंडक्शन मोटर का। ठीक है, तो आप फर्दर चलीए
ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਆਉਂਦਾ ਸਲਿੱਪ। ਸਲਿੱਪ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸਲਿੱਪ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰਸ। ਸਲਿੱਪ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਸਲਿੱਪ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਸਪੀਡ ਆਫ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਲਕਸ ਐਂਡ ਦਾ ਰੋਟਰ ਸਪੀਡ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਆ, ਦਾ ਰੋਟਰ ਸਪੀਡ ਆਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦਾ speed of rotating magnetic field. The difference between percentage difference of speed is also called the slip. Basically speed slip का formula की है ns minus n upon ns into 100। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ns ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਸਪੀਡ ਤੇ n ਕੀ ਆਪਣਾ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੋਟਰ ਸਪੀਡ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਟਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਲਿਪ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਆ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਲਿੱਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? 0 ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਇਫ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਟਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਰੱਖੀਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਰੋਟਰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ 0 ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਿੱਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ? ਆਪਣੀ 1 ਆਊਗੀ। ਅਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਲਿੱਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ? 1। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਬੇਸਿਕ ਸਲਿੱਪ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਸਲਿੱਪ। ਹੁਣ ਸਲਿੱਪ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਸਲਿੱਪ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਲਿੱਪ ਆ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਸਲਿੱਪ ਰੋਟਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ FR ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਰੋਟਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਲਿੱਪ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ FO ਕੀ ਹੈ? ਲਾਈਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਲਾਈਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ 50 ਹਰਟਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਿੱਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਾਫ ਹੈ 0.5 ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਿੱਪ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ 25। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਸਲਿੱਪ ਆ ਕੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀ ਰੋਟਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ। ਡਿਊ ਟੂ ਸਲਿੱਪ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਸਲਿੱਪ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ can be found out। ਸੋ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਸਲਿੱਪ ਔਨ ਰੋਟਰ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF। ਹੁਣ ਇੰਡਿਊਸਡ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਸਲਿੱਪ ਔਨ ਰੋਟਰ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸਲਿੱਪ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਲਿੱਪ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ER2 = S × E2। ਹੁਣ ਉਹ ER2 ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ER2 ਇਜ਼ ਦਾ ਰੋਟਰ EMF। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੋਟਰ EMF ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਲਿੱਪ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਲਿੱਪ ਹੈਗੀ ਆ ਸਲਿੱਪ ਦੀ ਸਲਿੱਪ ਇੰਟੂ E2 ਕੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ EMF, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ EMF ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ E ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ EMF। ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਸਲਿੱਪ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ EMF ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਰੋਟਰ EMF ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So basically this is the effect of slip on rotor frequency and the rotor induced EMF। ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ variable losses। There are basically two types of losses। So these losses are constant or fixed losses। ਫਿਕਸ ਲੌਸਿਸ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੌਸਿਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੌਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਪਰ ਲੌਸਿਸ, I² ਲੌਸਿਸ, ਅਤੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਔਰ ਫਿਕਸ ਲੌਸਿਸ ਇਹ ਜੋ ਨੇ ਆਇਰਨ ਲੌਸਿਸ ਜੋ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗਾ ਮੋਟਰ ਇਨਪੁੱਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣਾ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਫਲੋ ਆਫ ਦਾ 3 ਫੇਸ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਵਰ ਫਲੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਟੇਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੌਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਕਾਪਰ ਲੌਸਿਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਕਾਪਰ ਲੌਸਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਪਰ ਲੌਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ I² ਲੌਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਪਰ ਲੌਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਰਨ ਲੌਸਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਰ ਲੌਸਿਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਬਚਦਾ ਹੈਗਾ ਇਨਪੁੱਟ ਆਊਟ ਦਾ ਰੋਟਰ।
ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਪੁਟ ਟੂ ਦਾ ਰੋਟਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਨਪੁਟ ਟੂ ਦਾ ਰੋਟਰ ਆ ਉਹ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਟਰ ਕਾਪਰ ਲੌਸਿਸ ਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਾਵਰ ਵੱਲ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਰ ਦੇ ਲੌਸਿਸ ਤੇ ਕੋਰ ਲੌਸ ਆਇਰਨ ਲੌਸਿਸ ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੌਸਿਸ ਦੇਖੇ ਤੇ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਹੁਣ ਰੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੌਸਿਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਪਰ ਲੌਸਿਸ ਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਲੌਸਿਸ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਲੌਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊ ਟੂ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੌਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਪਾਵਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਟੂ ਦਾ ਰੋਟਰ ਮਾਈਨਸ ਰੋਟਰ ਕਾਪਰ ਲੌਸਿਸ ਪਲੱਸ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪ, ਠੀਕ ਆ। ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੌਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੰਡੇਜ ਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੌਸਿਸ। ਹੁਣ ਵਿੰਡੇਜ ਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੌਸਿਸ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਟਰ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੋਟਰ ਇਨਪੁੱਟ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੌਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੇਟਰ ਕਾਪਰ ਲੌਸਿਸ ਐਂਡ ਆਇਰ ਲੌਸਿਸ ਤੇ ਫਰਦਰ ਰੋਟਰ ਕਾਪਰ ਲੌਸਿਸ ਤੇ ਫਰਦਰ ਵਿੰਡੇਜ ਐਂਡ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੌਸਿਸ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੀ ਮੋਟਰ ਆਪਣੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਵਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪੌਨ ਪਾਵਰ ਇਨਪੁੱਟ। ਪਾਵਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਗੀ ਆਪਣੀ ਐਟ ਦਾ ਸ਼ਾਫਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਪਾਵਰ ਇਨਪੁੱਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਲੌਸਿਸ। Now the next step is relation between I-square losses and motor slip। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ I-square losses ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਪਰ ਲੌਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੋਟਰ ਸਲਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ PGR ਇਕੁਅਲ ਟੂ S ਇੰਟੂ PR। PGR ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟਰ ਕਾਪਰ ਲੌਸਿਸ। ਰੋਟਰ ਕਾਪਰ ਲੌਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ I-square losses ਤੇ S ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਸਲਿਪ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ ਸਲਿਪ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਲੌਸਿਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਪਰ ਲੌਸਿਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਲਿਪ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਾਪਰ ਲੌਸਿਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਪਰ ਲੌਸਿਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਲਿਪ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਸਲਿਪ ਹੈਗੀ ਹਾਫ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਟੂ ਦਾ ਰੋਟਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਇਰਨ ਲੌਸਿਸ ਕਾਪਰ ਲੌਸਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਰਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਕ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੋਟਰ ਕਰੰਟ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਰੋਟਰ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਰੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੋਟਰ ਕਰੰਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਟਰ ਦੇ ਕਰੰਟ ਕਰਕੇ ਫਲਕਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਦਾ ਰੋਟਰ ਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਕੈਨ ਬੀ ਇੰਡਕਟਿਵ, ਕੈਪੈਸਿਟਿਵ ਔਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵ ਐਨੀਥਿੰਗ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ। ਇਫ ਦਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਡਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਆ ਤੇ ਜੇ ਇੰਡਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਕ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਲੈਗ ਕਰੂਗੀ। ਬਟ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੈਪੈਸਿਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਟਾਰਕ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਟਾਰਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਟਾਰਕ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਫਲਕਸ I2 ਇੰਟੂ cos θ2। cos θ2 ਕੀ ਆਪਣਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਆ ਤੇ ਫਾਈ ਕੇ ਫਲਕਸ ਕਰੰਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਲਕਸ ਆ ਉਹ ਫਲਕਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲਕਸ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ EMF ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੀ ਟਾਰਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਰਨਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਰਨਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਦਾ ਟਾਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ KS E2 ਸਕੇਅਰ R2 R2 SX। ਬੇਸਿਕਲੀ E2 ਕੀ ਹੈ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਇਨ ਦਾ ਰੋਟਰ, R2 ਕੀ ਹੈ ਰੋਟਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, X2 ਕੀ ਹੈ ਰੋਟਰ ਰਿਐਕਟੈਂਸ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਕ ਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਲਿੱਪ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ SX2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਾਫੀ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਕ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਰਨਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਸਲਿੱਪ 'ਤੇ।
ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਫਰਦਰ ਆਪਣੇ ਟਾਰਕ ਸਲਿਪ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਟਾਰਕ ਸਲਿਪ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी फर्दर फस्ट कंडीशन है, मान लो वैन द स्लिप इज़ अपने बेसिक जी डायग्राम हैगी है टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक्स की हो। मान लो हम अपनी स्लिप की वैल्यू 0 आ, इनीशियली जी अपनी स्टार्टिंग टॉर्क आ वो डिपेंड करूगी जिमें जिमें आप स्लिप की वैल्यू इनक्रीज़ करांगे उस तरह अपनी टॉर्क की वैल्यू इनक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है जी, जिमें कि उन्हें लिखा वैन स्लिप इज इक्वल टू एस इक्वल टू 0, जे एस इक्वल टू 0 मतलब सिंक्रोनस स्पीड का रोटर स्पीड दोनों ही सेम है। Under this condition the motor stops with the torque at this value of s is 0, मतलब जो स्पीड स्लिप की वैल्यू 0 आ तो टॉर्क भी की हो रही है, मतलब टॉर्क ओरिजिन को स्टार्ट हो गया। फॉर स्मॉलर वैल्यूज टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप, फॉर लार्जर वैल्यू टॉर्क इज इनवर्सली। हुण जो मान लो जिवें टॉर्क की वैल्यू रहेगा जिवें जिवें आप फर्दर टॉर्क स्लिप की वैल्यू इनक्रीज़ करते हैं जी अपनी है एट द सम पॉइंट जाके जी टॉर्क की वैल्यू होगी इंक्रीज इन स्लिप इनक्रीज हो रही है। एट सम पॉइंट आके अपनी टॉर्क की मैक्सिमम एट मैक्सिमम स्लिप द मैक्सिमम टॉर्क विल बिकम मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट तो फर्दर अपनी जी स्लिप आ वो की हो रही है, वो स्लिप की इनक्रीज होने अपनी जी टॉर्क आ वो डिक्रीज हो रही है। हूँ टॉर्क की डिक्रीज होने हूँ अपने जो टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक्स किमें बनते हैं। मान लो एस जे अपने एस की वैल्यू 0 आ मतलब अपनी सिंक्रोनस स्पीड से रोटर स्पीड सेम आ तो अपनी कोई टॉर्क डेवलप नहीं होगी। फर्दर जो आप टॉर्क की वैल्यू इनक्रीज़ करी जाने तो अपनी स्पीड सॉरी स्लिप की वैल्यू इनक्रीज़ करते हैं तो जी टॉर्क की वैल्यू है वो इनक्रीज़ हो रही है। तो एक पॉइंट पर आके मैक्सिमम टॉर्क पोजीशन वो अचीव कर लेंदी है। मैक्सिमम टॉर्क के होने तो बाद तो अपनी जी स्लिप की फर्दर जी अपन स्लिप इनक्रीज़ करते हैं तो जी टॉर्क की वैल्यू है वो डिक्रीज़ होने लग जाती है, जिन्होंने आप की कहते हैं टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक्स। सो बेसिकली अपना नैक्सट है रिलेशन रेशो बिटवीन फुल लोड टॉर्क एंड द मैक्सिमम टॉर्क। जी फुल लोड टॉर्क मतलब अपने जो लोड का आप फुल लोड अप्लाई किया है तो मैक्सिमम टॉर्क रखी इक्वल टू 2 इंटू एस फुल लोड स्लिप एट फुल लोड इंटू स्लिप एट मैक्सिमम स्लिप अपॉन स्लिप एट मैक्सिमम प्लस एस। ठीक है, बेसिकली ये फॉर्मूला जिसमें याद कर सकते। ਹੁਣ अपना लास्ट वाला है इफेक्ट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस ऑन द टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक्स। ਜਿਹੜੇ इफेक्ट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस ने टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक्स ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਰਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਬਾय ਦ ਮੋਟਰ ਰਿਮੇਨ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਰਕ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ रोटर रेजिस्टेंस के डिपेंड नहीं करती। हम अपनी जी टॉर्क की वैल्यू है मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू हमेशा कॉन्सटेंट रहूगी। आप रोटर रेजिस्टेंस घटा बता जिवें मर्जी देंगे क्योंकि वैल्यू तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है जी, तो फर्दर आप एक होर की फाइंड आउट कर सकते हैं तो वैल्यू ऑफ स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स द वेरी विद द रोटर रेजिस्टेंस। ठीक है जी, अपना स्टार्टिंग टॉर्क कैन बी इनक्रीज विद इंक्रीज इन रोटर रेजिस्टेंस। मान लो स्टार्टिंग टॉर्क की की है जिमें जिमें आप रेजिस्टेंस की वैल्यू इनक्रीज़ करेंगे उवें स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू इनक्रीज़ हो जाती है। तो एक फर्दर पॉइंट तो आके अपने जी मैक्सिमम टॉर्क कैन बी ऑब्टेन्ड एट स्टार्ट बाय मेकिंग द वैल्यू ऑफ रोटर रेजिस्टेंस इक्वल टू रोटर रिएक्टेंस। ठीक है जी, आप किमें फाइंड आउट कर सकते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं अपना मैक्सिमम टॉर्क की आप जो आप ऑब्टेन करनी है तो आप रोटर रेजिस्टेंस जो आर की है रोटर रेजिस्टेंस है दो की के बराबर करेंगे एक्स दे एक्स की आ रोटर रिएक्टेंस। ठीक है जी, द वैल्यू ऑफ स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स वेरी विद द रोटर रेजिस्टेंस है। सो बेसिकली सम ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो। तो पहला पॉइंट है मैक्सिमम टॉर्क डिवेल्प बाय द मोटर रिमेन्स कॉन्स्टेंट बिकॉज ऑफ इट डज नॉट डिपेंड ऑन द रोटर रेजिस्टेंस। ठीक है, जी मैक्सिमम टॉर्क है वो हमेशा रोटर रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, इस करके आप जो मैक्सिमम टॉर्क है रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, नैक्सट है स्टार्टिंग टॉर्क कैन बी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग। जो आप इंक्रीज रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज करनी है तो आप कि हेल्प कर सकते हैं। मान लो अपने इनिशियल अपन स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज ज़्यादा चाहिए तो आप वैल्यू की रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर देंगे तो बाद जो अपने स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज़ होगी
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਥੀਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਦਾ ਟਾਰਕ ਸਲਿਪ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਮੇਨ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਟਾਰਕ ਸਲਿਪ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਟਾਰਕ ਸਲਿਪ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ। सब तो पहला इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है। तो दूसरा टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक्स बेसिक करैक्टरिस्टिक्स की कहेंगे। ठीक है। या फिर एफिशिएंसी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आउटपुट अपॉन की है। सो बेसिकली अज के वास्ते लैक्चर सो बेसिकली अज आप स्टडी किया कंस्ट्रक्शन इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन बारे, डिफरेंट अलग अलग दो टाइप्स के रोटर्स बारे, स्क्वायरल केज के रिंग राउंड रोटर मोटर टाइप, तो अपना टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक्स तो इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक्स। सो रैसट ऑफ द अपना लैक्चर है जोड़ा अपना टॉपिक चैप्टर 1 का नैक्सट लैक्चर कवर करा। सो थैंक यू गाइस।